वेलकम टू कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल। आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। डियर स्टूडेंट, आज हम सब लोग हाजिर हैं आपके लिए लेकर के साहब सीरीज के अंतर्गत RO-ARO 2023 हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंतर्गत लेटर मौर्य एम्पायर यानी मौर्योत्तर काल के बारे में सबसे पहले इसका जो संक्षिप्त है विवरण आप सब लोग अच्छी तरीके से मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लीजिए। फिर इस पर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक क्लास आज और एक अगली क्लास में हम लोग मिलकर डिस्कस करेंगे। और एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा कि जो आप एग्ज़ाम में करें और यहाँ से आपको ना मिल जाए। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते आज की क्लास को। और आप सभी लोग जरा एक बार वीडियो को सभी स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए जिनका मिशन कहीं न कहीं सचिवालय लखनऊ है। मौर्योत्तर काल के संदर्भ में पहला पॉइंट आपके सामने जो चर्चा कर रहा हूं बच्चों वह है रुद्रदामन। इस रुद्रदामन का जो पीरियड है 130-150 ईस्वी का है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के गिरनार पर्वत पर मिला है। ये जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। खास बात है कि संस्कृत भाषा का यह सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलेगा। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया। इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना था। अगले पॉइंट पर हम देखें अगर तो आपको यहाँ पे कुषाण वंश के शासक कुजुल कड़फिसेस के बारे में बताऊंगा। वास्तव में कुजुल कड़फिसेस ने भारत में सबसे पहले पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अपना अधिकार किया और कुजुल कड़फिसेस ने केवल तांबे के सिक्के जारी किए। एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसके बाद का जो शासक यानी का पुत्र है भीम कड़फिसेस ने सोने और तांबे के सिक्के चलाए। इसके सिक्कों पर शिव, त्रिशूल, नंदी की आकृति मिलती है, एक महत्वपूर्ण बात है। साथ ही साथ भीम कड़फिसेस ने महेश्वर नामक उपाधि धारण की थी, यह भी आप लोग याद रखिए। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले इंडो ग्रीक या हिंद एवं राजाओं ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि इसे नियमित रूप और पूर्ण रूप से प्रचलित करने का श्रेय कुषाण शासकों को है, क्योंकि कुषाण का शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, जबकि सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए हैं। कुषाण शासकों ने जो स्वर्ण और तांबे दोनों ही प्रकार के सिक्के व्यापक पैमाने पर चलाया। कुषाण शासकों में भीम कड़फिसेस ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। इसे आप तैयार रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। वहीं पर कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर भगवान बुद्ध का अंकन हमें प्राप्त होता है। योद्धेयों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी तथा बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथों में मिलता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब और राजस्थान के बीच में था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कार्तिकेय भगवान शिव के बड़े पुत्र माने जाते हैं और गणेश छोटे हैं। खैर, अगला पॉइंट, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण 78 ईस्वी के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई। कनिष्क का एक रबतक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें 4 शहरों के नाम हमें देखने को मिलते हैं। ये कौन कौन से? एक तो साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने हरा दिया। इस उपलक्ष्य में शक संवत चलाया गया। इस प्रकार इसकी जो प्रारंभिक तिथि हमें मिलेगी 135 में से 57 घटा देंगे तो ये मिलेगी 78 यानी 78 ईस्वी। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को ही इसका प्रवर्तक माना है शक संवत का। वर्तमान में तिथि और वर्ष के लिए हम ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग करते हैं जो कि विश्वव्यापी है। वर्तमान कैलेंडर में अगर हमने 57 जोड़ दिया तो हमें विक्रम संवत यानी 57 ईसा पूर्व जिसका प्रारंभ हुआ वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वर्तमान कैलेंडर में अगर हमने 58 को घटा दिया तो शक संवत यानी 78 ईस्वी से जो शुरू हुआ है
वह प्राप्त हो जाएगा। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पांचांग का पहला महीना होता है। विक्रम संवत के दो अन्य नाम मिलेंगे, एक तो कृत संवत है और दूसरा मालव संवत है। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया है। अश्वघोष कनिष्क के दरबारी हैं। इन्होंने सौंदरानंद, बुद्धचरित, सारिपुत्र प्रकरण की ग्रंथों की रचना की है। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व और चरक ये सभी कनिष्क के ही दरबार से संबंधित रहे हैं। अगला एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है पतंजलि। तो पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना करी है, टीका लिखी है। महर्षि पतंजलि क्या हैं? शुंगकालीन विद्वान हैं। इन्होंने ऐसे लोगों को शिष्य बनाया जो बिना किसी अध्ययन के ही संस्कृत बोल लेते थे। एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये रहा। नेक्स्ट आप देखिएगा, कुषाण वंश के साम्राज्य की जो सीमाएं हैं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी। इस वंश का महानतम शासक कनिष्क, जिसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैली हुई थी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसका लेखक अज्ञात है। और अरिकामेडू में हुई खुदाई से हमें अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर की जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी भी कुषाण शासक की यानी इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। एक तो गांधार शैली है और दूसरी मथुरा शैली है। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली को गांधार शैली के नाम से जानेंगे। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक और कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। गांधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने में किया जाता था। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता की स्थापना हुई और तालिबान सत्ता ने क्या किया, बुद्ध की प्रतिमाओं को जो कि बामियान में थी, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति थी, उसे नष्ट करा दिया। कुषाण काल प्रथम शताब्दी ईस्वी में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। स्त्रियों में उन्नयन की समाप्ति। बाल विवाह के प्रचलन से समाज की स्थिति थोड़ी निम्न हो जाती है या समाज की स्थिति में गिरावट आती है। भारत में बाह्य आक्रमणों के कालों का जो सही कालक्रम है इसे बार बार पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। यूनानी आक्रमण 326 ईसा पूर्व, सिकंदर महान, शक या सीथियन प्रथम शताब्दी ईस्वी और कुषाण आते हैं पहली शताब्दी में। ईरानी शासक डेरियस प्रथम, जिसका समय 522 से 486 ईसा पूर्व, ने सबसे पहले भारत के कुछ भाग को अपने नियंत्रण में लिया या अधीन किया। हेरोडोटस के हिसाब से डेरियस प्रथम के राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक था। अगला पॉइंट है मेनांडर तथा उसके पुत्र स्ट्रैटो प्रथम के सिक्के मथुरा से हमें मिलते हैं। बौद्ध भिक्षु नागसेन के प्रभाव में ही मेनासुर ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। आगे भारत में अगर हम अगले पॉइंट को देख रहे हैं तो ये आएगा आपके पास में। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अभी। मेनासुर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया।
स्ट्रेटोसेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, अभी आपको भी मिलेगा। स्ट्रेटोसेकंड ने शीशे के सिक्के, तो प्रश्न ये होगा कि शीशे के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए, तो आपको बताना होगा स्ट्रेटोसेकंड ने। इस हिंद एवं शासक का जो शासन काल रहा है 25 बीसी से लेकर 10 ईस्वी तक माना जाता है। 184 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी और शिशुनाग राजवंश की स्थापना किया। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया। महर्षि पाणिनि ने शुंग वंश को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। अयोध्या के लेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। शुंग वंश का 9वां शासक भागभद्र या भागवत था। इसके शासनकाल में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालकिल्ड्स का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा के राजदरबार में उपस्थित होता है। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को ग्रहण किया। विदिशा या बेस नगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना किया। भगवान विष्णु की पूजा की। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूत था, लेकिन इसके अमात्य वासुदेव ने षड्यंत्रों के द्वारा इसकी हत्या कर दिया। वासुदेव ने जिस नए राजवंश की नींव डाली उसे कण्व या कण्वैन वंश के नाम से जाना जाता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य अगर किसी का है तो सातवाहनों का है। पुराणों के अनुसार इस वंश का जो संस्थापक उस व्यक्ति का नाम सिंधुक, सिमुक या सीप्रक है। इनमें से किसी भी नाम से विकल्प में दिया जा सकता है, तो आप उसे ध्यान से उत्तर दीजिएगा। कर्ण वंश का अंत का वक्त आ गया। इस वंश का जो राजा है सुशर्मा, इसका वध करके अपना शासन स्थापित किया। किसने? यानी आप यहाँ पे देखिएगा किसने? सिंधुक ने, सिमुक ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या किया और अपने वंश यानी सातवाहन वंश की स्थापना किया। पुराणों में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनकी एक लंबी सूची है। वहीं पे मत्स्य पुराण में 19 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। और अगर हम इन राजाओं के नाम लें, इनका कोई इंपॉर्टेंट रोल तो नहीं है, फिर भी एक बार मैं पढ़ देता हूँ। पहला है पूर्णोत्संग, स्कंद स्तंभी, सातकर्णी, सेकेंड लंबोदर, अपीलक, मेघ स्वाति, स्वाति, स्कंद स्वाति, मृगेंदु, कुंतल स्वाति, स्वाति कर्ण, पुलवामी फर्स्ट, गौर कृष्ण, हाल एक इंपॉर्टेंट होगा, गाथा सप्तशती नामक किताब आगे लिखी गई है, मंदूलक, पुरेंद्र सेन, सुंदर स्वाति कीर्ति, चकोर स्वाति कीर्ति और शिव स्वाति। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रवृत्त या आंध्र जाति कहा गया है। उनकी शुरुआत की राजधानी अमरावती हुआ करती थी। पुराणों के अनुसार कृष्ण का पुत्र और उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का सातकर्णी नामक उपाधि धारण करने वाला पहला राजा था। इसके शासन के बारे में हमें नागानिका के नाना घाट अभिलेख से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त होती है। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्य वर्ण, चारों वर्णों की व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर, वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोक देता है। इसी कारण उसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण या एक ब्राह्मण तथा वेदों का आश्रय कहा गया है। वासिष्ठी पुत्र पुलमावी को दक्षिणापथेश्वर के नाम से संबोधित किया गया है। 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र उसके कुछ सिक्कों पर हमें देखने को मिलता है। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक यज्ञश्री सातकर्णी हुआ। आइए देखते हैं कलिंग के चेदी वंश के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को। इस वंश का संस्थापक कौन है? महामेघ वाहन है। कलिंग का चेदीय शासक खारवेल प्राचीनतम भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक है। उड़ीसा या ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि वाला अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक, राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण हमें इसमें देखने को मिलता है।
यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इस अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर, पांड्यों को पराजित किया हुआ था। पांड्य शासक से उसने गधे से हल चलवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जैन धर्म के प्रति गहरा झुकाव था। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों के द्वारा मिली। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने मौर्योत्तर काल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण छोटे छोटे राजवंशों और उसके प्रमुख शासकों और उनकी उपलब्धियों, उनके द्वारा सिक्कों के प्रचलन, उनकी उपाधियों इत्यादि से जुड़े हुए तथ्यों को संक्षेप में आपके सामने रखा। उम्मीद है 1 से 2 बार अगर आप सुनेंगे तो सारे तथ्य आपके माइंड में वापस आएंगे, आप उन्हें रिवाइज कर पाएंगे। आइए जरा अब हम मौर्योत्तर काल से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर एक निगाह डालते हैं। आज के सेशन में हम पूरे यहाँ से अब 20 प्रश्नों पर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके आगे का जो भाग होगा हम आपके साथ लाइव डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस हिंद एवं शासक ने सीसे के सिक्के जारी किए? अभी हमने पूरा चर्चा की है, तो नो डाउट ये है स्ट्राटो सेकेंड। इस नाते व्याख्या हम पीछे से देख लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, आप लोग मेरे साथ फटाफट आंसर कमेंट करते चलिए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो बच्चों आपको पता है बिंबिसार, गौतम बुद्ध, सेनजीत, तीनों के तीनों क्या है, समकालीन है एक दूसरे के। लेकिन इसमें जो मिलिंद या मिलिंद पन्हो इनका समकालीन नहीं है, सो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना। अभी हमने चर्चा की है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो नो डाउट काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करें, किस अभिलेख में रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो इसमें कोई डाउट ही नहीं हो सकता, ये है जूनागढ़ अभिलेख। अगर हम इसके अगले क्वेश्चन पर ध्यान दें तो देखिए कहता है बहुत इंपॉर्टेंट, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? बहुत ही प्रसिद्ध सवाल है, तो ये है रुद्रदामन प्रथम ने। नेक्स्ट भाई आप लोग भी जवाब दीजिए, क्या होगा उत्तर? उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किसने किया? तांबे के सिक्के किसने जारी किया? तो कहते इंडो ग्रीक शासकों ने, नहीं कुषाणों ने, हाँ बाकी गलत है, शक प्रतिहार गलत, तो नो डाउट ये हो जाएगा आंसर कुषाण। अगले क्वेश्चन पर आइए डिस्कस करें। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसको है? कुषाण शासकों को है। और सबसे पहले चलाने का श्रेय किसको है? हिंद यवन शासकों को। सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के तो कुषाण, सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के तो गुप्त शासक आंसर होगा। नेक्स्ट है बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? पीछे अभी जब हम आपको समरी बता रहे थे टॉपिक की तो ये पॉइंट हमने आपसे डिस्कस किया है, तो आप नो डाउट बिमकट विशेष नहीं, कनिष्क हाँ, नहपान गलत है, बुद्धगुप्त गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर कनिष्क होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाएगा? यहाँ विकल्प से हमें आंसर चुनना है, तो नो डाउट पहला विकल्प कहता है कुजुल कटफिसेस, नहीं गलत बात भाई, इसने तांबे के सिक्के चलाए थे। लेकिन अगर सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय विकल्पों में से ढूंढना है तो नो डाउट यहाँ से कुषाण शासक विमकटफिसेस होगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो नियमित उपयोग के लिए किया था तो ये अभी ऊपर हम पढ़ के आए हैं, ये है बिमकटफिसेस। योद्धे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो अभी हम लोगों ने पीछे जिक्र किया था कार्तिकेय का, तो आंसर होगा कार्तिकेय। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो पहला यहाँ कहते हैं 78 ईस्वी, दूसरा 81 ईस्वी सन है, 98 ईस्वी सन और 121 ईस्वी सन। अभी हम लोगों ने पीछे फैक्ट फाइल में देखा है कि ये था 81 ईस्वी सन। आइए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करें। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो नो डाउट ये है 78 एडी में हुआ। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो शक संवत के प्रारंभ की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर अगर हम चर्चा करें
तो शक संवत का प्रारंभ कह रहे हैं, शक संवत के प्रारंभ की बात हो रही ना। हाँ 78 AD, हमने 13 के लिए 14 पे देखेंगे। तो शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो शक संवत का प्रारंभ आप सबको पता है कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने किया और ये तारीख है 78 ईस्वी। नेक्स्ट हमारे पास है विक्रम एवं शक संवतों के बीच में कितना वर्षों का अंतर है? तो स्टूडेंट ये है पूरे के पूरे 135 वर्ष का अंतर है, 135 वर्ष का अंतर है। नेक्स्ट शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग या कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से एक के तदनुरूप है। तो निश्चित तौर पे ये है 22 मार्च अथवा 21 मार्च के अनुरूप है। सो आंसर हमारा ए होगा। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो नो डाउट विक्रम संवत या मालव संवत या कृत संवत के प्रारंभ की तारीख है 57 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 2019 में शक संवत, निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 2009 में शक संवत वर्ष होगा? तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1931 होगा। कैसे होगा? आपको 2009 में से 78 को माइनस कर देना है तो आपको 1931 प्राप्त हो जाएगा। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करना है। निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना आंसर आपको चुनना पड़ेगा। यहाँ पे देखा जाए कि जब कनिष्क के समकालीन शासकों की बात आती है तो निश्चित तौर पे अशोघोष थे, हाँ थे। जहाँ तक बात वसुमित्र की, बिल्कुल ये भी थे। कालिदास नहीं भाई, गुप्तकालीन है। कंबन बिल्कुल नहीं उनके समकालीन। तो 1 और 2 को दिखाने के लिए विकल्प सी हमें दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चर्चा करें। कहते हैं अशोघोष किसका समकालीन? तो नो डाउट अशोक का नहीं, चंद्रगुप्त नहीं, कनिष्क हाँ, हर्षवर्धन नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये था आज का वीडियो जिसमें हमने मौर्योत्तर काल से जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को संक्षेप में आपके सामने रखा और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए शानदार 20 प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस किया है। आगे के सारे प्रश्नों के लिए हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप सब पढ़ते और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।